नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 इसका ज्योग्राफी का और पार्ट 5 है ये। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया वीडियो। प्लीज़ उन पार्ट्स को देखिए, फिर आपको आगे के पार्ट समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो लेट्स बिगिन। हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज, वी लिव ऑन अ लैंड, हम कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन पे ही रहते हैं। वी परफॉर्म अ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अ लैंड, हम सारी एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं? लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं, ज़मीन पे ही परफॉर्म करते हैं। एंड वी यूज़ इट इन अ डिफरेंट वेज, और हम अलग अलग तरीके से इसे यूज़ करते हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हम बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन में सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ में सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी कहाँ से चलती है? आपकी लैंड रिसोर्सेज से ही होती है। आप कोई भी एग्रीकल्चर करते हो वो लैंड पे ही करते हो, रहते भी लैंड पे ही हो, है ना। जो भी आपके फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, सारी कहाँ पे है? ज़मीन पे ही तो है। आपकी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहाँ से होती है? ज़मीन से होती है। गाड़ियाँ जो चलती है वो कहाँ से चलती है? कहाँ पे चलती है? ज़मीन पे ही तो चलती है ना। तो हाउ एवर लैंड इज एन एसेंट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, लैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा एक एसेट है, एक खजाना है हमारा लैंड। देयर फोर इट इज़ इम्पोर्टेंट यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर अ वेरियस पर्पस एंड केयरफुली प्लानिंग। तो इसका देखो अलग अलग पर्पस के लिए इसका अलग अलग यूज़ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसको तो हमें इसको क्या करना चाहिए? केयरफुली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो आगे लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इंडिया इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, इंडिया में अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर में लैंड अवेलेबल है। वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा देखो, माउंटेन है, प्लेटू है, और प्लेन्स है, एंड आइसलैंड है। अबाउट जो माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स, आइलैंड, इसका एक ग्राफ है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखो 43% जो है हमारे पास लैंड एरिया वो प्लेन है, और जो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे एग्रीकल्चर हम उस पर करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हम उस पर डेवलप करते हैं ना। और जो माउंटेन की जो रीजन है ना, जो माउंटेन का एरिया है वो है हमारे पास 30%। और जिस पे हम क्या करते हैं? हम कंट्री एंश्योर द पेरिनियल फ्लो, मतलब जो होती है ना रिवर, जो पेरिनियल फ्लो जो साल के 12 महीने बहती है, वो कहाँ से बहती है? माउंटेन से ही तो बहती है। और प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म यहाँ पे आते हैं, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है? लैंड से ही, वो माउंटेन एरिया से ही होती है। और हमारे पास 27% जो है वो क्या है? प्लेट्यू का एरिया है। देखो 27% जो एरिया है हमारे पास वो कौन सा है? प्लेट्यू एरिया। तो ये प्लेट्यू एरिया किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये रिच इन रिजर्व, इन यहाँ पे रिच रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल बहुत ज़्यादा है, फॉसिल फ्यूल, और उसके बाद फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे प्लेट्यू रीजन में। तो अब देखो ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। ये देखो, एक मिनट सॉरी, ये डायग्राम तो देख सकते हो आप। प्लेन्स 43% अकाउंट करते हैं। प्लेन का मैंने बताया आपको यूजेस क्या है ना। वेरियस एक्टिविटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह के लिए। फिर माउंटेन जो टूरिस्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, पेरिनियल रिवर होती है जो यहाँ पे फ्लो करती रहती है। और फिर उसके बाद आते हैं प्लेटू पे मैंने बताया बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स रिसोर्सेज यहीं पे क्या है? स्टोर्ड है। तो ये हमारे 3 तरीके से डिवाइडेड है लैंड। तो आपको पता चलेगा प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू। इंडिया में आइलैंड है अंडमान निकोबार, और फिर आपके ये दो पोर्ट प्लेयर वगैरह, लक्षद्वीप, ये दोनों क्या है? आइलैंड आपके पास अवेलेबल है इंडिया में। तो ये हमने समझ लिया। अब हम और आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। अब इन लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट हम फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिस जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसे हम बोलते हैं बैरन लैंड, बंजर लैंड, जिस जो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। और लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होता वो कौन सा है? बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, इन सब में यूज़ हो जाता है ना। और फिर कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं जो कल्टिवेटेड नहीं होते, है ना, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब क्या होता है? जहाँ पे खेती नहीं होती, अनकल्टिवेटेड लैंड। देखो परमानेंट पास्चर मतलब जो
चरवाहे होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं पास्चर। पास्चर ग्रेजिंग लैंड, वो हमारे पास ये अनकल्टिवेटेड लैंड ही है ना। लैंड अंडर द मिसलिनियस थ्री क्रॉप्स ग्रूव्स, जैसे नॉट इंक्लूडिंग द नेट सोन एरिया, जो जहाँ पे खेती नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नेट सोन, नॉट इंक्लूड नेट सोन एरिया। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चर। कुछ लैंड ऐसे भी होते हैं जिनको हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं, जिसको हमने खेती ही नहीं करी, जिसपे कितने साल से 5 साल से खेती नहीं करी हमने। अब एक होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब क्या होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ लैंड है ना, जिसपे खेती नहीं हो रही है। करंट फैलो लैंड मतलब क्या होता है, जिसपे 1 साल से या 1 साल से कम से खेती नहीं हो रही है। और अदर देन द करंट फैलो लैंड, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में, जिसपे ऊपर कोई खेती ही नहीं हुई है। ये तो 1 साल का है और ये 5 साल के बीच में है। अब आपको पता चल गया। एक होता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है बेटा, देयर आर सोन, नेट सोन एरिया जहाँ पे खेती होती है वो होता है नेट सोन एरिया। देखो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पे खेती उगाई जाती है, जहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है। नेट सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, जो आप एग्रीकल्चर ईयर में 1 से 2 बार खेती करते हो, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। जहाँ पे खेती करते हो आप 1 साल में कई बार खेती कर देते हो ना, उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब एक होता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे यूज होता है लैंड का, वो हम जानने की कोशिश करते थे। देखो, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ फिजिकल फैक्टर एंड द टोपोग्राफी। मतलब फिजिकल फैक्टर मतलब कैसी है, और टोपोग्राफी ऊंचा नीचा, ये सब मैंने बताया ना आपको, ये सारी फैक्टर प्ले करते हैं। तो क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, सॉइल टाइप कैसी है, एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर कैसा है वहाँ पे, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कितनी है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, कल्चर एंड ट्रेडिशनल वहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें देख कर ही हम क्या करते हैं, लैंड का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है हमारे इंडिया में। तो हम आ जाते, देखो जैसे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ध्यान में रखना कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपसे पूछ सकते हैं। लैंड यूजेज डाटा हाउ एवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। जो हम 93% जो लैंड का यूजेज डाटा है ना, वही हमारे पास अवेलेबल है, 100% का तो है ही नहीं। तो total of geographical area, because land reporting for the most of the north east state except Assam has not been done fully, क्योंकि नॉर्थ स्टेट जो है ना, उन्होंने पूरा परफेक्टली डाटा अभी तक हमें दिया है, नॉर्थ स्टेट वाले, है ना। मोर एवर सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। और जो पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर लिया और चाइना ने भी कुछ ऑक्यूपाई कर लिया है कश्मीर का एरिया, तो उसको भी हमने उसमें कंक्लूड नहीं किया है। इसके लिए हमने बोला 93% ही हमने काउंट किया है। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ें क्लियर हो रही है। अब देखते हैं, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। देखो इंडिया में क्या क्या है, जैसे ये आपका क्या होता है, फॉरेस्ट बैरन लैंड, ये बैरन लैंड आपका 12%। और फिर डार्क ब्लू एरिया अंडर द मिसेलियन क्रॉप एंड ग्रूव, देखो ये वाला 1.5%। फिर उसके बाद ये परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग, ये कलर कौन सा है, परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग, ये वाला पास्चर ग्रेजिंग जो करते हैं भीड़, जो चरवाहे होते हैं। एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ये रेड वाला, ये इसका कोई यूज़ ही नहीं है ना। और यहाँ पे भी देखो ये क्या बोल रहे हैं, कल्चरेबल वेस्ट, ये वाला कल्चरेबल वेस्ट है आपका। और फिर फॉलो अदर देन द करंट फ्लो, ये रहा आपका 3.37%। करंट फैलो मतलब जो जिस पे कोई खेती नहीं उगा रहा अभी, तो ये वाला एरिया 4.76%। और फिर नेट सोन एरिया हमारा क्या है, ये वाला एरिया हमारा नेट सोन एरिया, और जो फॉरेस्ट है ये है आपका 18%। 18%। ये आपको क्लियर हो गया, ये पूरा हमारा डाटा अवेलेबल है। अब ये जो है ना, देखो ये जो फॉरेस्ट का एरिया है ना हमारे पास बहुत कम है,
तो मिनिमम 33% हमें अवेलेबल होना चाहिए फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो हमको गाइडलाइंस मिली है, इंटरनेशनल गाइडलाइन, तो 33% फॉरेस्ट शुड बी, मस्ट बी इन एवरी कंट्री। जो उनका लैंड का एरिया है उसमें 33% तो आपका फॉरेस्ट होना ही चाहिए, लेकिन इंडिया के पास कितना है, 23 के नियर अबाउट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, फॉरेस्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाना है हमें। अब हम आ जाते हैं इसको थोड़ा और, ग्राफ को हम थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। जो जो ग्रेजिंग के लिए होता था ना, जो चरवाहे के लिए होता था, वो भी कम हो रहा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन। वो कम होता जा रहा है, तो हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है उसको हम कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, फीड कैसे करेंगे ऑन दिस पास्चर लैंड, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। और इस लैंड पे हो क्या रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर आइदर द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ वेरी हाई। मतलब जो आपके फैलो लैंड है जहाँ पे खेती नहीं हुई एक साल से, तो वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही उन कल्टीवेशन वहाँ पे या तो हो नहीं रही है, या तो हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ रही है, और पुअर क्वालिटी की कल्टीवेशन भी वहाँ पे हो रही है। हैंस दिस लैंड आर द कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years। एंड इफ़, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक साल में 1 से 2 बार यहाँ पे खेती होती है, 2 से 3 बार मैक्सिमम, है ना। 2 से 3 बार साल में एक बार खेती हो रही है, तो क्या होगा, ये वेस्टेज ही होगा ना, फैलो लैंड ही बनेगा। फैलो लैंड का मतलब मैंने बताया ना, जहाँ पे लंबे समय तक खेती नहीं होती है। ट्वाइस अबाउट द 3 year। एंड एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर इसको भी हम नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर दे तो परसेंटेज हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन NSA नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स अंडर द 54%। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, देखो मैं आपको एक बार ग्राफ में समझाता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये जो एरिया है, ये कौन सा है, नेट जोन, ये देखो, ये इन्होंने दिया हुआ है नाम, नहीं ये देखो यहाँ पे फैलो एरिया, और दूसरा कौन सा है 3.5, ये कौन सा है, फैलो अंडर द, और करंट फैलो, और ये दोनों, अगर ये दोनों को मिला दें हम, देखो अगर ये दोनों को हम मिला दें इसके साथ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 54% ऑफ लैंड हो जाएगा फॉर कल्टीवेशन। तो यही बता रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं बता रहे। द पैटर्न, अब देखो, द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम द स्टेट टू अनदर। मतलब स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से ये एरिया क्या है, अलग अलग होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब देखो ये क्या है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पंजाब और हरियाणा में कल्टीवेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में तो बहुत कम यूज़ हो रहा है ना ये। तो ये हो गया हमारा, ये देखो पार्शलिटी हो रही है ना, मतलब पार्शियल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे। अब देखो फॉरेस्ट इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33%। मैंने बताया आपको 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट किससे होना चाहिए, जंगलों से कवर होना चाहिए, एज इट वॉज आउटलाइन बाय द नेशनल फॉरेस्ट। ये आउटलाइन दी गई है हमें किसने, नेशनल फॉरेस्ट ने। तो ये क्या है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी, कब बनाई थी हमने, 1952 में हम बनाई थी। इट वॉज कंसिडर्ड द एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, और 33% होना ही चाहिए, नहीं तो इकोलॉजिकल हमारी क्या हो जाएगी, इकोलॉजी अनबैलेंस हो जाएगी। तो ये चीज़ें बताई थी। द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, इस फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो उनका भी हमें सोचना पड़ेगा। A part of land is termed as a waste land and the land put to other non agriculture uses। और कुछ पार्ट्स हैं जो जिसे हम बोलते हैं वेस्ट लैंड है, जो जिसका कोई एग्रीकल्चर में यूजेस ही नहीं है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। वेस्ट लैंड इंक्लूडेड रॉकी, वेस्ट लैंड में क्या होते हैं, रॉकी होती हैं, एरिड होते हैं, डेजर्ट होते हैं। एरिया लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चर यूज इंक्लूड द सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज,
अगर जो नॉन एग्रीकल्चर बेसिस में है, जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो हमें इस तरीके से भी उनका यूज़ कर सकते हैं। रोड बना रहे हो, रेलवे बना रहे हो, आप रेलवे बना सकते हो, है ना, और काफ़ी कुछ सेटअप कर सकते हो ना, सेटलमेंट वगैरह कर सकते हो। कंटिन्यूसली यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड द लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप कंटिन्यूसली लैंड का यूज़ करते चले जाओगे, उसकी मेजरमेंट नहीं करोगे, उसके बारे में थोड़ी स्टडी नहीं करोगे कि वो लैंड कैसी हो रही है, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे खेती आप किस तरीके से कर रहे हो, आजकल तो सॉइल कार्ड आ गए, जैसे हेल्थ कार्ड आता है वैसे सॉइल कार्ड आते हैं, उसकी जांच होती है कि क्या प्रॉब्लम है सॉइल में, उस हिसाब से वो सजेस्ट करते हैं कि ये खेती करो, वो खेती करो। वैसे हमें लैंड जब भी यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमें अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए हमें, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन होने लग जाएगा। देन टर्न टर्न देन इन टर्न सीरियस प्रीशियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। तो इस पे जो रिपरकशन पड़ेगा ना हमारी सोसाइटी पे, बहुत बुरा पड़ेगा इससे, अगर लैंड डिग्रेडेशन हो गया। लैंड डिग्रेडेशन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा है लैंड डिग्रेडेशन ही। तो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था बेटा पार्ट 5, तो इसके आगे हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।